है कि जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो उन्होंने झारखंड का दौरा किया था और तमाम जो राजनीतिक दल है उनके नेताओं से बैठक हुई थी और उसमें यह तय किया गया था, चूंकि दीपावली है, छठ है और राज्य का गठन भी होना है, तो इसलिए लिहाजा 15 नवंबर के बाद चुनाव हो, इस तरह की रिक्वेस्ट की गई थी। यह भी काफी महत्वपूर्ण। देखिए, इस बात की संभावना सबसे अधिक है छठ से पहले, क्योंकि छठ का त्योहार जो है बहुत हद तक झारखंड में बहुत इलाकों में होता है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी छठ का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि बिहार और झारखंड के लोग वहां भी मौजूद है। लेकिन छठ के त्योहार के बाद ही मतदान होगा, ये तो मान लीजिए पंकज, ये लगभग तय है। तो इसमें कोई गुंजाइश और शक शुबा नहीं है। तमाम त्योहार का ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो पूरी प्लानिंग की है, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र का भी दौरा चुनाव आयोग की टीम ने किया था और उस दौरे में ये तय किया गया था कि कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, हाल में आपको याद होगा सिर्फ 3 चरणों में मतदान कराया, जहां कभी 6 से 7 चरणों में मतदान कराए जाते थे। तो ऐसे में झारखंड में अब चुनौतियां कम हुई है। हो सकता है, मैं तो इस बात से भी ताज्जुब नहीं होऊंगा कि अगर चुनाव आयोग झारखंड में भी एक ही चरण में मतदान कराए, लेकिन 1 से 3 चरणों में वहां मतदान की संभावना है, इस बात की उम्मीद है। महाराष्ट्र में जो बैठक हुई तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि एक चरण में भी चुनाव कराए जाए, क्योंकि नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां के जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को अगर लगा होगा कि नहीं, 2 चरण में चुनाव कराया जाए, महाराष्ट्र में भी जो परंपरागत तौर पर नक्सल प्रभावित इलाके रहे वहां अलग से 1 चरण कराया जाए और बाकी इलाकों में 1 चरण, तो इस बात की संभावना मुझे कम लगती है। महाराष्ट्र में 1 चरण और झारखंड में 1 से 3 चरणों में मतदान की संभावना मुझे लग रही है। दूसरी अहम बात की तमाम राजनीतिक दल, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता भी दिल्ली में पहुंचे थे। उसके पहले हेमंत सोरेन जो कि जेएमएम के नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उसमें सीटों के तालमेल पर बात की थी। कांग्रेस जो मान के चल रही है कि 25 से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है, देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, आरजेडी, जेएमएम तो है ही मुख्य स्टेक होल्डर्स, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जेएमएम के अलावा कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां भी दावा करेंगी सीटों का। तो देखना होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे कांग्रेस पार्टी और जेएमएम तय करती है। लेकिन हेमंत सोरेन की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो चुकी है। बीजेपी की बैठकें लगातार चल ही रही है महाराष्ट्र को लेकर और झारखंड को लेकर। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा पंकज, जो कॉन्फिडेंस विपक्ष में, क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां मैं देखते रहता हूं, जो कॉन्फिडेंस हरियाणा चुनाव से पहले नेताओं में दिख रहा था वो थोड़ा कम नजर आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो है, क्योंकि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस के नेता या एमवी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं को ऐसा लगता है कि तो कांग्रेस में कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस बड़ा है। हरियाणा में जिस तरह से शानदार जीत, तीसरी बार सरकार बनाई है बीजेपी ने, तो एक बड़ी उपलब्धि की तरह बीजेपी जरूर देख रही होगी। तो यही सवाल मैं जरा विवेक आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, हालांकि हरियाणा बिल्कुल एकदम अलग सा प्रदेश है और दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति कुछ और है। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, तो जाहिर बात है अब जो महायुति है उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो गया होगा। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है। जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि 2019 में जहां कांग्रेस के 1 सांसद था, आज की 2024 में सीधे 1 से 13 हो गए, यानी कि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है उनकी। शरद पवार गुट के भी जो सांसद उनका भी नंबर बढ़ा है। लेकिन महायुति में भी अगर हम शिवसेना की बात करें, जो खासकर शिंदे कैंप की है, उनके भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, 7 सांसद आए हैं। क्योंकि 2019 में सिनेरियो बिल्कुल चेंज था, बीजेपी और शिवसेना 7 से 7 में थी, लेकिन 2024 में सिनेरियो पूरा हो गया, 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई। तो उसको लेकर, सीटों को लेकर अनबन जरूर चल रही थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब असेंबली इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन का जो सिनेरियो होता है वो बिल्कुल बदला रहता है, लोकसभा से बिल्कुल बदला हुआ रहता है असेंबली इलेक्शन में लोग जो है लोकल पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका विधायक कौन होगा, उनका सीएम कौन होगा, वो तय करते हैं। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो सीएम एकनाथ शिंदे ने लाई, महायुति के नेताओं ने लाई। सबसे बड़ी योजना थी लाड़की बहन योजना। हर महीने महिलाओं के अकाउंट में एक कैटेगरी बनाई गई थी, उसमें महिला के अकाउंट में हर महीने 1500 रुपए जमा होंगे। किसानों को जो इंश्योरेंस होगा, हर जो गरीब किसान है, जो गरीब लोग हैं, उनको साल में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे बिल्कुल मुफ्त।
साथ ही साथ जो बेरोजगार लोग हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद हैं, उनके लिए लाड़का भी योजना बनाई गई, महीने में 5 से 10 हजार रुपए उनको भी मिलेंगे। तो ये जो योजनाएं लाई गई हैं उसको लेकर महायुति जो है थोड़ी सी कॉन्फिडेंट दिख रही है, क्योंकि जो लोगों का जो सिनेरियो है तो वो थोड़ा सा बदला है। कल ही देखिए एक बड़ा ऐलान किया गया मुंबई की जनता के लिए। मुंबई में 36 सीटें हैं पंकज। मुंबई में ऐलान किया गया कि मुंबई के जितने 5 एंट्री पॉइंट है टोल नाके के, वहां पे 4 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए पूरा का पूरा टोल माफ कर दिया गया, यानी कोई टोल रात के 12 बजे से नहीं लगेगा। तो सोचिए 36 सीट पे भी फोकस कर रहे सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार। तो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से इतनी नई नई स्कीम, इतने नए नए जीआर निकाले गए हैं, उसको लेकर महायुति कॉन्फिडेंट है कि इतने जीआर जो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं उसका फायदा लोग उन्हें वोट देकर असेंबली इलेक्शन में जरूर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए महाविकास अघाड़ी का मुद्दा क्या है। महाविकास अघाड़ी का मुद्दा है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में कई क्राइम हुए हैं, बदलापुर रेप केस हुआ, पुणे गैंग रेप केस हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड हो गई, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, इस पे महाविकास अघाड़ी का मुद्दा ये रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है महाराष्ट्र में, महिलाएं सुरक्षा नहीं है महाराष्ट्र में। तो दोनों पार्टियों के अलग अलग एजेंडा है, इन दोनों एजेंडे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा पंकज। बिल्कुल। और देखिए चंद्रमोहन, कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, चूंकि आप बिहार के हैं लेकिन झारखंड भी बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है, तो जाहिर बात है उसके बारे में हम आपसे तफसील से बात कर सकते हैं। तो जरा ये बताइए कि चूंकि फीडबैक लिया था, इलेक्शन कमीशन की टीम गई थी झारखंड और जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनके नेताओं से उन्होंने भेंट की थी और दीपावली और छठ का वहां पर उल्लेख किया गया था, यानी उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डेट्स अनाउंस की जाए। लेकिन जरा आपसे तैयारियों के बारे में अगर हम बात करें, पिछले चुनाव 5 चरणों में हुए थे, इस बार जैसा नीरज बता रहे कोई ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक ही चरण में चुनाव हो, तो यानी जबरदस्त तैयारी, इलेक्शन कमिश्नर सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित भी कई सारे इलाके हैं। लेकिन अगर मैं जेएमएम की बात करूं, हेमंत सोरेन जेल में रहकर आए हैं, तो क्या कुछ सिंपैथी उनके साथ है? कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है, जरा उस नजरिए से बताएं आप झारखंड की स्थिति। बिल्कुल, देखिए झारखंड में ये कहा जाता है कि कोई भी सरकार जो 5 साल तक रहती है, वहां की जनता उनको दोबारा रिपीट करने के फिर अगले 5 साल बाद मौका देती है, और जो सामने का चुनाव होता है उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि फिर से वो रिपीट कर पाए। चाहे वो इससे पहले जब जेएमएम की सरकार आई थी, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर जेएमएम की सरकार आई, फिर उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर जेएमएम की सरकार आई। ऐसे ही रिपीटेशन पिछले कई चरणों में देखा गया है, कई बार देखा गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर वहां की जो जनता है यह मन बना चुकी है कि अगला उनका निर्णय क्या होने वाला है। हालांकि जब वोट के तारीख ऐलान होंगे उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होता है, लोगों की क्या अपनी तैयारी है, क्या एक्सपेक्टेशन है और वो किधर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि वहां की जनता जो है, चाहे बिहार की जनता, बहुत सूझबूझ के साथ वोट देती है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो तारीखों का ऐलान होगा ये छठ के बाद ही का दिन रहेगा, क्योंकि छठ और दीपावली बिहार के लिए काफी बड़ा पर्व माना जाता है। और इस वक्त जब छठ का पर्व होता है तो सभी ऑफिसेज एक तरह से कहा जाए तो 1 सप्ताह तक बंद रहता है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो पुख्ता अपने तरीके से तैयारी चुनाव आयोग की ओर से कर ली गई है।